हर तरफ बस एक ही नाम, नायका नायका नायका। हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट से जरा सा भी लेना देना रखता है ना, एक ही चीज सोच रहा है कि भैया इस नायका में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आखिर ये कंपनी है क्या, किसने चालू की थी, कब चालू की थी, ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल है क्या, ये क्या दूसरों से अलग है, क्या ये सही मार्केट में है, क्या इसकी फ्यूचर ग्रोथ है, ये मार्केटिंग कैसे करती है, ये पैसा कैसे कमाती है, ये कमाती है कि नहीं कमाती है, क्या मैं इस कंपनी के साथ जुड़ूं या ना जुड़ूं, इस कंपनी के डेटा में आखिर क्या छुपा है, कोई ऐसी बात है क्या जो डेटा के बाहर भी है। अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपके सामने एक डिटेल केस स्टडी प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें सारे बातों का जवाब देने वाला हूं और मैं आपको 10 ऐसे कारण बताने वाला हूं कि क्यों मैं नायका में इन्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपना कॉल खुद लीजिएगा। तो करते हैं इस केस स्टडी की शुरुआत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 2012 में। इसको स्टार्ट किया था मिसेस फाल्गुनी नायर ने। फाल्गुनी नायर कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। इनको 19 साल का अनुभव है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोज आप अलग अलग प्रपोजल देखते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। इनको लगा यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैं ग्रोथ कर सकती हूँ। तो 50 साल की उम्र में इन्होंने 19 साल पुराने अपने कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ा और इस कंपनी की शुरुआत 2012 में की थी। अब चर्चा करते हैं इसकी टाइमलाइन के बारे में कि आखिर भाई साहब ये करती क्या है। तो 2012 में जब नायका स्टार्ट हुई थी तो ये सिर्फ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में थी। तो 2012 से लेके 15 तक ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, हाइजीन प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट, इनमें डील करती थी। 2015 में इन्होंने नायका फैशन भी लॉन्च किया कि भैया अब अपैरल में भी आएंगे। और नायका में इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, व्यूमन के, चिल्ड्रन के, बाकी कपड़े भी लॉन्च किए। और 2018 में ये मेंस में भी आ गए नायका फैशन। तो अगर आज की रेट में बात करूं तो नायका के पास जो नायका का जो पहली डिवीजन था, नायका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसमें 2644 से ज्यादा ब्रांड में ये डील करते हैं। दूसरा जो उनका नायका फैशन है उसमें 1434 ब्रांड, यानी ओवरऑल बात करें तो 4000 से ज्यादा ब्रांड में डील करते हैं। इनके पास इस समय 3 लाख से ज्यादा स्टॉक यूनिट मौजूद है। अब बात करते हैं 10 रीजन की कि मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहता हूं और साथ के साथ में इसके पूरे केस स्टडी के बारे में भी चलेंगे। तो पहला रीजन मैं इसमें इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि ये एक मोनोपोली है। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस वो अच्छा होता है जो फर्स्ट हो, बेस्ट हो या यूनिक हो। नायका तीनों है। नायका अपनी कैटेगरी की पहली कंपनी है, नायका अपनी कैटेगरी की बेस्ट कंपनी है और नायका एकदम यूनिक तरीके से ऑपरेट करती है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ऑनलाइन जितना प्रोडक्ट बेचता है उसमें 30% भागीदारी अकेली नायका की है। उसके अलावा कोई बड़ा ब्रांड है ही नहीं जो उसके आसपास आता हो। बाकी 70% लोकल अनऑर्गेनाइज प्लेयर कर रहे हैं या छोटी मोटी कंपनियां डील कर रही है। तो इसकी मोनोपोली है। जब भी कोई भी सेक्टर अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाता है, जहां पे खुला बेच रहा होता है या हजारों लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, और जब वहां पे कोई ब्रांड एंटर होता है तो जो एंटर होता है शुरुआत में बहुत मोटा माल कमाता है। नायका फर्स्ट मूवर है, नायका बेस्ट है, नायका के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड है। तो नायका भैया अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और लंबे समय तक कमाएगा भी। तो ये मेरा पहला रीजन है क्योंकि ये फर्स्ट, बेस्ट और यूनिक है। मेरा सेकंड रीजन कि इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से। इसका बिजनेस मॉडल यूनिक कैसे है आप मुझे बताइए। जनरल ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक वेबसाइट है जिसने बायर सेलर दोनों भाई साहब वहां पे मौजूद है वेबसाइट पे। तो अगर आपने कहा कि भैया मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, जैसे अमेजन पे आपने कहा यार मुझे घड़ी चाहिए, तो अमेजन पे आप घड़ी बुक करोगे, अमेजन कहेगा अच्छा जिस घड़ी वाले ने डाला था उसको कहता भैया ये माल पहुंचा दे। वहां से माल लेता है, वेयर हाउस से माल उठाता है, माल पहुंचा देता है। अमेजन कहता है अपनी गारंटी नहीं, अपन ने तो बस माल पहुंचाया और कमीशन लेंगे, शिपिंग चार्जेस लेंगे, बस बात खत्म। ऐसे ही होता है। नायका का जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन है उसमें ऐसा नहीं होता। नायका ने कहा कि भैया हम ऐसा नहीं करते, हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं हम डीलर के माध्यम से तो बेच रहे हैं, पर हम ये नहीं कर रहे कि उस डीलर से जब आप बुक करोगे, ऑर्डर करोगे, तब हम डीलर से मंगा के आपको देंगे। बोले नहीं, हम उस डीलर से पहले ही खरीद लेते हैं। तो नायका के अपने खुद के पर्सनल वेयर हाउसेज हैं, इन्वेंट्री है, जहां पे ये वेंडर से सारा माल खरीद लेते हैं, अपने पास स्टॉक रखते हैं। जब आप मांगते हो तो खुद के पास से देते हैं। इसका पहला फायदा क्या, फेक चीज नहीं आती। नहीं तो अगर प्रोडक्ट है, अगर इनका कोई कंट्रोल नहीं है तो फेक चीज पहुंच जाएगी आपके पास।
दूसरा, ऐसा नहीं होगा कि आपने अमेजन पे आईफोन ऑर्डर किया, कभी कभी पत्थर निकलता है, यहाँ नहीं निकलेगा, यहाँ जो ऑर्डर करोगे वो निकलेगा, बेस्ट क्वालिटी का निकलेगा, इनका पूरा क्वालिटी पे कंट्रोल है। दूसरा, मार्जिन ज़्यादा है। अमेजन तो भैया सिर्फ शिपिंग के चार्जेस लेगा, कमीशन लेगा, इन्हें तो पूरा जो मेन मार्जिन है यही कमाएंगे भाई साहब। लेकिन एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी और है, इन्होंने ये चीज़ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में की, फैशन में नहीं की है भाई साहब। फैशन में क्यों नहीं की? रोजी फैशन में भी करें अगर सही चीज़ है तो। नहीं सर, फैशन में पंगा है, फैशन क्या बदलता रहता है। एक बार आपने 100 डिज़ाइन की कुर्तियां ले ली, पता चला 50 डिज़ाइन की तो बिक गई, 50 डिज़ाइन की बिकी नहीं और वो फैशन चला गया, अब वो तो स्टॉक रह जाएगा, टेंशन हो जाएगी, फिर तो बर्डन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भैया ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कर लेते हैं, स्टॉक रहेगा, स्टॉक रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकल जाएगा। फैशन में नहीं किया। तो फैशन में वही रूटीन मॉडल, फैशन में आप ऑर्डर करते हो, वहां से आता है, आपके पास पहुंचाता है, शिपिंग और कमीशन ही कमाता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में इन्वेंट्री लेड मॉडल है, एक और यूनिकनेस और लेके आए। या तो देखो, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म होता है। इन्होंने कहा हमारा ओमनी चैनल है, तो इनके 40 शहरों में 80 स्टोर भी इन्होंने खोल रखे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और जाके स्टोर से पिकअप भी करके ला सकते हैं। हर तरह का चैनल, मल्टी चैनल मिक्स किया, जो कि यूनिक मॉडल है। तो कस्टमर जो इनका है खुश रहता है, क्योंकि फेक प्रोडक्ट आएगा नहीं, क्वालिटी आएगी और बढ़िया मार्जिन ये भी कमा लेते हैं, और कस्टमर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शंस है। सो इसलिए कस्टमर भी खुश रहता है, मॉडल भी यूनिक है, पैसा ही पैसा है। माय थर्ड रीजन, तीसरा रीजन क्यों है नायका के साथ जाने का? नायका एक तरह से कस्टमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। कस्टमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्या हुआ सर? अब याद करो, मैंने आपको जोमेटो पे जब एक वीडियो बनाई थी, जोमेटो पे जो केस स्टडी की थी, मैंने जोमेटो में कहा था कि जोमेटो में, अमेजन में क्या चीज़ है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे बायर सेलर एक साथ बैठे हैं। तो जोमेटो को पता होता है कि भैया किस एरिया में कौन सी डिश चलेगी, कितने रुपए में चलेगी, और जोमेटो खुद की डिश लॉन्च कर सकता है। अमेजन को पता है कि कौन से एरिया के लोग कौन सा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, किस रेट पे, अमेजन खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। सेम नायका के साथ भी है। नायका को एग्जैक्टली पता है कि भैया कौन से एरिया में किस प्राइस पॉइंट पे कौन सा कलर सबसे ज्यादा बिक रहा है। नायका खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता है, और नायका ने कर दिए। नायका के पास आज 14 से ज्यादा खुद के पर्सनल ब्रांड हैं। के प्रोडक्ट है, नायका नेचुरल्स है, ये सारे नायका ने खुद के ब्रांड लॉन्च कर दिए कि खुद के ब्रांड में भाई साहब मार्जिन बहुत ज्यादा है। दुनिया का 100 में लेके 200 में बेचते हैं, खुद का 50 में बना के 200 में बेच देंगे, तो बहुत सारा मार्जिन है। और इनको एग्जैक्टली पता है कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, किस पॉइंट पे बिकेगा, कहाँ बिकेगा। तो इनके मार्केटिंग ब्रांडिंग एफर्ट बहुत आसान हो जाते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है। चौथा रीजन मुझे लगता है कि चॉइस ऑफ इंडस्ट्री एंड पास्ट ट्रेंड। कैसे सर? सबसे पहले ये कौन, देखो अभी रिटेल, ऑनलाइन रिटेल की बात करें तो रिटेल 11% की रेट से ग्रो कर रहा है। मतलब 11% की रेट से रिटेल मार्केट ऑनलाइन का ग्रो कर रहा है। लेकिन उस रिटेल सेक्शन में जो कॉस्मेटिक डिवीजन है, जो ब्यूटी डिवीजन है, वो 13% की रेट से ग्रो कर रहा है। तो पहले आप नोटिस करेंगे ई कॉमर्स में जितनी तेजी थी, कैसे थी, लोग बाग मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम ऑनलाइन मंगाते थे, बाकी सारी चीजें ऑनलाइन ही मंगाते थे। लेकिन जब से हमारे कोरोना महाराज आ गए, कोरोना आ गया, तो कोरोना के चक्कर में लोग घर में बैठे थे। अब घर में बैठे थे, मंगाना था, दुकानें खुल नहीं रही थी, तो ऑनलाइन मंगाया। ऑनलाइन मंगा के देखा, अरे यार ये तो ब्यूटी प्रोडक्ट भी सही चलता है, अरे पर्सनल प्रोडक्ट भी सही चलता है। तो वहां पे कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, भैया पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि भैया जाके लाने की अब श्रद्धा रही नहीं है, अब तो भैया ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। तो आप नोटिस करना कि रिटेल 11% की रेट से ग्रो कर रहा है, पर कॉस्मेटिक 13% की रेट से ग्रो कर रहा है। टोटल पहले ऑनलाइन जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदे जाते थे, 2% ही ऑनलाइन खरीदे जाते थे, 98% लोग घर जाके लेते थे। अब ऑनलाइन लास्ट 2 सालों में 8% खरीदे जाते हैं, 400 गुना ग्रोथ। तो आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जो मार्केट से भी ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है, और प्लस हाई मार्जिन इंडस्ट्री। यहाँ पे तो वैसे अगर 100 रुपए की लिपस्टिक 500 की बिके, अगर लेकिन अगर आपकी वाइफ को पसंद है कि यही वाली लगानी है, भैया कितना ही मार्जिन हो आपको देना पड़ेगा। तो हाई मार्जिन इंडस्ट्री है, पुराना ग्रोथ दिखा चुकी है, और फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग लगता है। पांचवा रीजन मैं कहूंगा कि इनको इंडस्ट्री से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? जैसे अगर अपन बात करते हैं यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, जो हमसे काफी बड़े मार्केट है, वहां पे बेसिकली देखो नायका की ऑडियंस कौन से, यंग लोग, मेकअप वगैरह जो करते हैं, यंग गर्ल्स या मेंस जो फैशन अपरेल्स में आते हैं, उनकी पॉपुलेशन चाइना में 41% के आसपास है, यूएस में 41% के आसपास है, इंडिया में 51% यूथ इस कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास लोग, यूजर जो इनके टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत सारी है।
दूसरा, अगर अपन बात करते हैं इनसे कि पेनिट्रेशन की बात करें कि वो जो ऑडियंस थे उसमें से 35% युवा ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं। हमारे तो अभी डिस्कस किया ना, 8% ही खरीद रहे हैं। तो हमारे पास तो जनसंख्या भी ज्यादा है और अभी स्कोप भी ज्यादा है। तो अगर अमेरिका में 35% लोग कर रहे हैं और हमारे भी 35 करने लग गए, अभी तो 8 ही कर रहे हैं, यानी भी 4 गुना जाना है। प्लस हमारे तो पॉपुलेशन भी उससे 4 गुना ज्यादा है। तो अभी तो भाई साहब इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में असली सुनामी, असली तूफान तो अब आने वाला है। तो उसका सारा बेनिफिट भैया नायका, मोस्टली बेनिफिट नायका लेके 100% जाएगी जाएगी। उसके अलावा एक और चीज है कि हमारी बाइंग पावर बढ़ रही है। देखो पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो पर कैपिटल इनकम हमारी $2000 से कम थी। उस समय हम क्या चीजें खरीदते हैं, वो चीज करते हैं जो जरूरत की होती है, लग्जरी चीजों में, कंफर्ट की चीजों में नहीं जाते। पर जब इकोनॉमी बहुत तेज रफ्तार से जाती है, लोगों की जेब में पैसा आता है, तो कंफर्ट की चीजें और लग्जरी गुड्स भी खरीदे जाते हैं और ये इस कैटेगरी का पार्ट है। तो भैया इसकी सेल, बम्पर सेल तो आनी आनी। मेरा छठा रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मुझे लगता है कि भैया इसकी टीम को जो मैनेज कर रहा है ना, नायका को एक प्रोफेशनल टीम मैनेज कर रही है। देखो मीरा नायर जी को 19 साल का तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोटक महिंद्रा में एक्सपीरियंस है। इनके साथ इनके हस्बैंड भी साथ में काम कर रहे हैं, इनका बेटा और बेटी चारों नायका में इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। टोटल अगर कंपनी की बात करें तो 54% शेयर अभी भी इनकी नायर फैमिली के पास ही है। एक तरह से पर्सनल कंपनी है जिसको प्राइवेट लेके आ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे नॉर्मली एक चीज होती है, कोई स्टार्टअप चालू करता है तो नए बच्चे चालू कर रहे होते हैं, तो लगता है इनएक्सपीरियंस है, पता नहीं संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। ये एक प्रोफेशनल टीम जिन्होंने अपना जीवन का बड़ा अनुभव देखा हुआ है वो देख रही है, तो चांस है कि इसको 100% किसी नॉर्मल स्टार्टअप से बेटर मैनेज कर पाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण कहते हैं स्किन इन द गेम, कि यार जोमेटो के 15% स्टेक था, 85% बाकी इन्वेस्टर का था। बाकी फ्लिपकार्ट आते आते लास्ट में 5-7% रह गया था इन्वेस्टर का, बाकी सब बाकी लोगों का था। यहाँ पे 54% यही लेके बैठे हैं। तो इनको लग रहा है कंपनी की सफलता में इनकी पर्सनल सफलता है और डिफीट में इनका पर्सनल नुकसान है। तो जब लगता है ना कि भैया हम पर्सनल इसमें हित जुड़ गए हैं, तो अब इसको लापरवाही से नहीं मैनेज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करेंगे और उसका बेनिफिट बाकी इन्वेस्टर्स को जरूर मिलेगा। 7th रीजन मैं कहूंगा इसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है यार भाई साहब। सोचो इनका 2019 में टर्नओवर था 1116 करोड़ और अभी 2021 आते आते चला गया 2452 करोड़, डबल से भी ज्यादा हो गया यार। अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट की, 2019 में भैया 24 करोड़ का लॉस पे थे, 20 में 16 करोड़ का लॉस था, लॉस कम किया और अभी 2021 में तो 62 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप में भाई साहब ओयो, पेटीएम, ओला तरस रहे हैं प्रॉफिट की शक्ल देखने के लिए, प्रॉफिट है ही नहीं। इस स्टार्टअप ने भैया प्रॉफिट तो दिखाया पहली बार। सो ये अपने आप में प्रॉफिटेबल बिजनेस है। दूसरा अपन बात करें एवरेज कस्टमर वैल्यू, पहले 2019 में एवरेज कस्टमर इनसे सामान लेता था 1433 रुपए का, अब इनसे सामान लेता है 1963 रुपए का, यानी ये भी 50% ज्यादा बढ़ गया। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडस्ट्री का एवरेज है 900 रुपए, तो इंडस्ट्री में एवरेज 900 रुपए का माल लिया जाता है, इनसे 1900 रुपए का माल लिया जाता है, जो क्लियर दिखाता है कि भैया मार्केट लीडर तो है। 8वां कारण जो मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि भैया इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और जो इसका डेटा, आज की डेट में आप देखोगे इसके पास 11 मिलियन यानी 1,10,00,000 नायका के कस्टमर हैं जो इनसे रेगुलर बेसिस पे माल ले रहे हैं। और यूनिक विजिटर जो वेबसाइट पे कहे जाते हैं वो भी बढ़े जा रहे हैं। तो हर साल कम से कम 30 से 40 नए यूजर इनकी वेबसाइट पे जुड़ रहे हैं। तो अगर इस स्पीड से जुड़ते रहे तो नायका के कस्टमर बेस बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा, ये मार्केटिंग के एफर्ट क्या करते हैं, देखो मार्केटिंग में पहले कैटरीना को ब्रांड एम्बेसडर रखा था, अभी इन्होंने चेंज करके अभी राइट नाउ करंटली जानवी कपूर इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो मार्केटिंग पे काम करते रहते हैं। प्लस ये इन्फ्लुएंसर, जो फैशन इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इनके साथ भी काम करते हैं। उनके पास से ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो कि नायका को प्रमोट करते हैं। तो सर 1300 लोग ब्रदर प्रमोट करते हैं, 1,10,00,000 ऑलरेडी कस्टमर है, हर साल 20, 30, 25 लाख बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया ये कंपनी कहां जाएगी आप खुद ही सोच लीजिए। और अभी तो ये इंडिया मार्केट की बात है, अभी तो सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं। कंपनी के पास पैसा आएगा तो भैया कंपनी तो इंटरनेशनल मार्केट में भी दी जाएगी, तब तो प्रॉफिट कहां जाएगा आप सोचिए। 9th रीजन, 9वां कारण कि आखिर कैपिटल अलोकेशन कैसे होगा। ये जो शेयर मार्केट से पैसा उठा रहे हैं भैया, इस पैसे का करेंगे क्या।
सबसे पहले नोटिस करेंगे ये बात, इन्होंने जो बिजनेस चालू किया था खुद की जेब का पैसा लगा के इसने बिजनेस की शुरुआत की थी, और इन्होंने बाद में फंडिंग काफी जगह से उठाई है, पर बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं उठाई है। तो बहुत लिमिटेड फंडिंग के साथ, बहुत लिमिटेड पैसे के साथ इन्होंने इतना बड़ा टर्नओवर अचीव कर लिया। इसका मतलब एक कैपिटल एफिशिएंट है, इनको बिजनेस करना आता है, धंधा करना आता है, कम पैसे में ज्यादा माल बना रहे हैं। और ये जो पैसा आएगा आईपीओ का, ये करेंगे क्या, तो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट में बताया कि भैया 42 करोड़ 42 करोड़ रुपए से हम क्या करेंगे, नए वेयर हाउस बनाएंगे, जो जरूरी है साहब, इनका बिजनेस बढ़ाने के लिए जरूरी है। 42 करोड़ से नए रिटेल स्टोर खोलेंगे, भैया वो भी बढ़िया है, बात है। 156 करोड़ से जो लोन पुराना है वो चुकाएंगे, ब्याज कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। 234 करोड़ मार्केटिंग पे लगाएंगे, 156 करोड़ इधर उधर की कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस पे हमारे जाएंगे। मतलब कुल मिला के पैसे का यूज भी एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे किया जा रहा है जो ऑलरेडी मजबूत है। मतलब जहां पे ये मजबूत है उसको और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब इस पैसे से ये इस चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले, कम तो नहीं होने वाले। इसलिए मेरा नवा रीजन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th रीजन। सर आप ध्यान से एक बात सुनिएगा, हो सकता है ऊपर के 9 कारण से आप राजी नहीं है, इंप्रेस नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, पर खास बात नहीं है, मैं क्यों करूं, मुझे लॉन्ग टर्म तो नहीं लगता। सर आपको लॉन्ग टर्म नहीं लगता, शॉर्ट टर्म भी सोचिए। इस कंपनी में आज के रेट में देखो, आईपीओ की लिस्टिंग पे मुनाफा होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि मार्केट की बज़ कैसी चल रही है, मार्केट का माहौल कैसा है। अभी आसपास देखिए दिवाली का माहौल चल रहा है, जोमेटो ने बम्पर रिटर्न दी है, तो जिन लोगों ने जोमेटो में पैसा लगाया और बहुत पैसा कमाया वो भी तैयार बैठे हैं नाइका का फॉर्म भर के, भैया हम भी इन्वेस्ट करेंगे। जो लोगों ने जोमेटो सोची थी पर किसी कारण से उनको शेयर मिले नहीं, या उसमें उन्होंने पास कर दिया कि चलो इसमें नहीं करते, वो बैठ के हाथ मल रहे हैं कि अरे यार जोमेटो मिस हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे, वो भी तैयार बैठे हैं। प्लस जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी इतना कमा गई, ये तो फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जोमेटो के पास तो फिर भी प्लस कम थे, माइनस ज्यादा थे, इधर तो भैया प्लस ही प्लस ज्यादा है, माइनस बहुत ज्यादा कम है। तो माहौल बना हुआ है, और जब माहौल बना हुआ होता है, जब हवा चलती है, तो भैया एक तरफा गेन होता है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, लॉन्ग टर्म इसके साथ नहीं जुड़ना चाहेंगे, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन, लिस्टिंग वाले महीने में ये प्रॉफिट देके जाएगी, इसकी तो 100% गारंटी है। तो आपको उसमें लगा देना चाहिए, या आपको लगाना नहीं लगाना, मैं तो लगा रहा हूं, ठीक है। इसके बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, कई आपने वेबसाइट में वीडियो में देखे होंगे, मैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। कई लोग कह रहे हैं सर आज तो मेजर टॉप पे है, लेकिन अभी अमेजन भी आ रहा है, रिलायंस भी आ रहा है, ग्रोफर भी आ रहा है, बाद में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। सर बाद में कंपटीशन होगा, लेकिन यह है कि मार्केट में फर्स्ट मूवर है तो ये उसको लड़ भी लेंगे, या जो बाद में होगा बाद में देखा जाएगा। हर इंडस्ट्री में कंपटीशन तो आज नहीं तो कल आना ही है। आप ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। कई लोग ये कहते हैं कि सर इसमें थोड़ा कंपनी की नेगेटिविटी है, एम्प्लॉय से नाराज है, एम्प्लॉय के साथ गलत बिहेवियर किया जाता है, ऐसा मार्केट में चल रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉय के साथ गलत बिहेवियर किया जाता है, उसका बिजनेस मॉडल से डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगर ये चीज इनको डैमेज करती भी है तो कुछ समय के लिए करेगी, बाद में कुछ पॉलिसी लेवल पे चेंज हुआ और ये चीज तो करेक्ट कर जाएगी। लेकिन मेन चीज जो इनका ब्रांडिंग है, जो कस्टमर बेस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एकदम सही प्लेस पे है। तो मुझे लगता है इनके साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप इससे रिलेटेड और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगले कौन से आईपीओ पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बना के दूं तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए। तो इसी के साथ सर आज का वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़े रहेंगे और मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।